नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए यूनिट 9 जो है आपकी लोक प्रशासन से संबंधित, उसमें हमने पहला वीडियो आपको दिया लोक प्रशासन का अर्थ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, ये लोक प्रशासन की पूरी यूनिट आपको करवाई जाएगी। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज हम समझेंगे दोस्तों लोक प्रशासन का विकास किस तरह हुआ, उसमें कौन कौन से ऐसे चरण थे जिनको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बदलाव हुआ, यहाँ पर ये बदलाव हुआ, या फिर इस चरण को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। परीक्षाओं में कई बार लोक प्रशासन के जो चरण हैं उनसे संबंधित ही प्रश्न आ गए, चाहे वो मिलान प्रश्न के रूप में हो, चाहे फिर वो एक सिंगल ऑप्शन के रूप में हो कि ये किस चरण से संबंधित है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें 5 चरण हैं जिनकी हम इस वीडियो नोट में चर्चा करेंगे और आसानी से आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन का विकास, जैसा आपको हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र या अलग विषय के रूप में कहाँ शुरू किया गया, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे शुरू किया गया था। इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं। कोई भी विषय जब शुरू होता है तो उसमें यदि सिद्धांतों की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, सिद्धांतों की बात की जाती है, तो जो सिद्धांतों की बात करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि ये विषय किस तरह का है, ये विषय विज्ञान तरह का है। किस तरह का है, विज्ञान तरह का है। तो लोक प्रशासन को भी विज्ञान माना कुछ चिंतकों ने, जिसमें चार्ल्स वर्थ, चार्ल्स बेयर्ड, हेनरी फेयोल, टेलर, इनके नाम मुख्यतः हम सामने देखते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये अलग विषय के रूप में यूएसए में उभरा। कुछ कहते हैं ये विज्ञान है, कुछ कहते हैं ये विज्ञान नहीं हो सकता। लोक प्रशासन के पृथक्करण का सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन था, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, तो वुडरो विल्सन लोक प्रशासन का एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं प्रवक्ता है, क्योंकि इनका एक निबंध था जिसके आधार पर लोक प्रशासन की शुरुआत मान ली गई। फिर लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से यदि अलग किसी ने किया सही तरीके से, तो वो किया एल डी वाइट ने। उनकी पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो, ये जो लोक प्रशासन के जो विकास को हम समझें, इस विकास को यदि हम समझें तो इनके कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके आगे बढ़े हैं। तो देखते हैं जो स्टेप कितने हैं, 5 हैं। तो लोक प्रशासन के विकास को कितने चरणों में हम बांट कर देख सकते हैं आराम से। वो चरण है दोस्तों 5। कितने हैं, 5। अब एक एक चरण की स्पेसिफिक कुछ बातें हैं जो हम इस वीडियो नोट में आपसे चर्चा करेंगे, जो मोस्ट होंगी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, उन्हीं पर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो, पहला चरण यहाँ पर आपके सामने, प्रथम चरण की यदि बात करें तो इसका समय ध्यान में रखिएगा। पहले तो 1887 से 1926, 1887 से 1926। ठीक है, ये काल भी ध्यान में रखिएगा, 1887 से ये मामला शुरू हो गया। राजनीति व प्रशासन द्विविभाजन काल के नाम से ये जाना गया। राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन काल इस समय को कहा गया। ठीक है साहब, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे एल डी वाइट ने दिया। इसकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, पहला चरण जो था जिसमें 1887 से, मतलब वुडरो विल्सन ने प्रशासन पर के अध्ययन पर एक निबंध लिखा, वो निबंध प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इस अध्ययन क्षेत्र में वुडरो विल्सन युग प्रवर्तक के रूप में आई, ये घटना युग प्रवर्तक के रूप में आई। ठीक है, तो लोक प्रशासन द्विविभाजन काल, इसमें कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के लिए अलग से कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। राजनीति और प्रशासन में यहाँ पे क्या किया गया, विभाजन किया गया। ठीक है, लेकिन इसको सही तरीके से आगे बढ़ाने का, इसको सही तरीके से राजनीति विज्ञान से और प्रशासन को, दोनों को अलग करने का यदि किसी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तो वो है आपके एल डी वाइट। एल डी वाइट, इनकी पुस्तक का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि राजनीति और प्रशासन दोनों को यहाँ पर अलग अलग नज़रिए से देखा गया। ठीक है, तो राजनीति और प्रशासन को अलग अलग माना और सरकारी प्रशासन पर यहाँ पर विचार किया और प्रशासन के मानवीय जो पक्ष है उस पर अधिक बल दिया गया। तो इस पुस्तक को यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक को पहली बुक के रूप में मान्यता मिली लोक प्रशासन के विषय में। जिसने क्या किया, द्विविभाजन काल के नाम से है ये 1887 से 1926, जिसमें राजनीति व प्रशासन में विभाजन हुआ इस किताब के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपका चरण है दोस्तों 1927 टू 1937, 1927 से 1937। क्या खास बात है इसमें, प्रशासन के सिद्धांतों का चरण है। यहाँ पर दुनिया भर के सिद्धांत सामने आए, दुनिया भर के सिद्धांत सामने आए। अब देखियो, सिद्धांतों की बात मैंने अभी की थी, सिद्धांत जहाँ पर आ रहे हैं मतलब यहाँ पर विज्ञान बनाने पर क्या था, जोर था। विज्ञान बनाने पे क्या था, जोर था। प्रशासन के सिद्धांतों को लेकर काफ़ी पुस्तकें छपी, जिनमें से कुछ मुख्य हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विलोबी की किताब है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गुलिक व उर्विक की किताब है। और यहाँ ये बताया गया इस काल में यह बताया गया कि लोक प्रशासन एक क्या है, विज्ञान है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सिद्धांतों पर जोर देके ये कह रहे थे कि ये विज्ञान है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और विज्ञान को मानने वाले जो चिंतक थे अदर, इसमें टेलर है, चार्ल्स वर्थ है, बियर्ड है, हेनरी फ्योल है, इन्होंने माना। सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहलाया द्वितीय चरण। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धांतों का स्वर्ण युग कौन सा चरण कहलाया, तो द्वितीय चरण कहलाया, क्योंकि इसमें प्रशासन के सिद्धांतों के कारण प्रशासन को, लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखा गया, विज्ञान के रूप में देखा गया। आपने पोस्ट गोप के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिसके बारे में जो गुलिक का फॉर्मूला है उसको हम पढ़ेंगे आगे। ये सारी चीज़ें, तो ये जो जितने भी सिद्धांत हैं ये इस काल में आए, इसलिए सिद्धांतों का इसे स्वर्ण युग कहा गया। अब इसका और डेवलपमेंट होता है, जो आता है आपका तृतीय चरण यानी तीसरा चरण 1938 से 1947, 1938 से 1947, ये 1946 भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं। चुनौतियों का चरण है ये, इसमें चुनौती मिली। चुनौती का मतलब क्या होता है, देखो, संगठन के मानवीय संबंधों पर ध्यान दिया गया, मनोवैज्ञानिक व व्यवहार आधारित उपकरणों पर ध्यान दिया गया और सर्वाधिक योगदान यहाँ पर हार्थोन प्रयोग का हुआ। मतलब यहाँ पर देखिए, जो जितने भी सिद्धांत थे उनके अलावा यहाँ पर मानवीय जो जितना योगदान है, मानवीय संबंध है, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार पर आधारित जो उपकरण हैं उनके ऊपर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, संगठन जो होता है उसके आधार पर, जो भी एक संगठन होता है उसके लिए यदि कोई कार्य करता है तो उसमें नेतृत्व भी होता है भाई, संगठन भी होता है, उसके अंदर लोग भी होते हैं, आपसी सहयोग भी होती है। इन चीज़ों को देखकर इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से काम हुआ। ठीक है, तो इसमें चेस्टर बर्नार्ड की किताब है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसमें संगठनात्मक विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक और व्यवहार के उपकरणों पर बल दिया। ठीक है, व्यवहार के उपकरणों पर बल दिया। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड की किताब है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनौतियों का चरण था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि जितने भी आपके संगठन हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए जितने भी उद्योग हैं, उसमें भाई वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ हो चुकी थी। भाई मानवीय प्रबंध है, वो कैसा प्रबंध है, मानवीय प्रबंध है, इस पर यहाँ पर जोर दिया जाने लगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चौथा चरण आपका 1948 टू 1970, 1948 से 1970 तक, चतुर्थ चरण, इसे हम पहचान का संकट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पहचान का संकट कह सकते हैं। देखो, एक ग्रुप तो था जो विज्ञान बनाने पे तुला था, एक ग्रुप था जो मानवीय संबंध पर आधारित इसे बता रहा था, मनोविज्ञान से इसे जोड़ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट डहल नाम के जो
विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ये लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है भाई, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। इन्होंने क्यों कहा ये? क्योंकि विज्ञान में मूल्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, और प्रशासन के अध्ययन में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है। तो मानवीय आप जितने भी फैक्टर हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते, और मानव का व्यवहार विभिन्नताओं और अनिश्चितताओं से भरा है। कब किसका क्या व्यवहार हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि ये विज्ञान नहीं हो सकता। और विज्ञान जिन्होंने माना उनके बारे में आपको पता है, टेलर, चार्ल्स वर्थ, चेल्स बियर्ड, हेनरी फेयोल, ईटीसी और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशुद्ध विज्ञान और मानवीय संबंध पर, व्यवहार पर आधारित, तो मतलब ऐसे चरण में पहुंच गया लोक प्रशासन जहां पर इसके पहचान का संकट हो गया कि है आखिर ये है तो किस धारणा से संबंधित है, किस धारणा से संबंधित है। हर्बर्ट साइमन की किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जहां पर लोक प्रशासन की जो यात्रा थी उसके अंदर बहुत बड़ा उसमें योगदान है। ठीक है, तो साइमन की दृष्टि से यदि देखें तो लोक प्रशासन को मनोविज्ञान से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से जोड़ा और इसके अध्ययन क्षेत्र का क्या किया, विस्तार किया। मतलब परस्पर संबंध इसमें बताए, परस्पर क्या बताए, संबंध इसके अंदर बताए। तो ये क्या था, पहचान के संकट का कारण, चरण। लास्ट देखिए दोस्तों इस वीडियो नोट में पंचम चरण, पांचवा चरण, जो 1971 से 1991 तक भी मिलेगा आपको और वर्तमान तक भी लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए लोक नीति परिप्रेक्ष्य चरण कहलाता है, लोक नीति परिप्रेक्ष्य चरण कहलाता है पांचवा चरण। तो लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन होने लगा। ठीक है, विकासशील देशों का अध्ययन होने लगा, उनके लिए आदर्श और नमूने या मॉडल्स का निर्माण किया गया। लोक प्रशासन में जो विकास का जो वर्तमान दौर है, इसमें जितने भी समाज हैं उसमें लोक नीति के विश्लेषण की चिंता की जा रही है, उससे वो सब ग्रस्त हैं। तो अब जो है लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक और नीति निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, तो 1968 में क्या होता है, 1968 के बाद में लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन कह दिया गया, नवीन लोक प्रशासन कह दिया गया। तो नवीन लोक प्रबंध है एक, तो वाल्डो इसके जनक है। ये शब्द दिया क्रिस्टोफर हुड ने, ये शब्द किसने दिया, क्रिस्टोफर हुड ने। तो नवीन लोक प्रशासन, ठीक है, जिसे हम एनपीए कह सकते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, मूल्य मुक्त, मूल्य तो है लोक प्रशासन में, और राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन को भी यहाँ पे मार दिया, जो पहला जो चरण था। ठीक है, और इस संगठन के बारे में यह कहा गया कि मानवीय संबंध और प्रशासन और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में रचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए, रचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। इसे प्रशासन नवलोक प्रबंध, नवलोक प्रशासन, ठीक है, नवीन लोक प्रशासन। ड्वाइट वाल्डो इसके जनक हैं, माने जाते हैं। और यहाँ पर ये जो शब्द है ये क्रिस्टोफर हुड ने दिया था। किसने दिया था, क्रिस्टोफर हुड ने दिया था। इसमें ये कहा गया था कि सामाजिक समानता, आपस में सहभागिता, विकेंद्रीकरण की बात करें, मानवता के प्रति प्रेम पर आधारित है ये क्या, नवीन लोक प्रबंध, नवीन लोक प्रबंध। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके लोक प्रशासन के मुख्य चरण, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं वो इन पुस्तकों के नाम, ये तो आपने चीज़ें देखी होंगी, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके ये जो चरण हैं, एक तो इनका काल, दूसरा इनको किस नाम से जाना गया। ठीक है, चतुर्थ चरण काल, पहचान का संकट, तृतीय चरण काल, चुनौतियों का चरण। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको देखेंगे। द्वितीय चरण जो था 1927-1937, प्रशासन के सिद्धांतों का चरण। और फिर प्रथम चरण को कहा गया कि राजनीति व प्रशासन के द्विविभाजन का काल 1887 से 1926। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट जो कि लोक प्रशासन के विकास के चरणों से संबंधित थे।
अगले वीडियो नोट में हम जरूर मिलेंगे। साथ में इस वीडियो से पहले वाले वीडियो नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बहुत सारे लिंक हैं, प्लेलिस्ट है, फर्स्ट पेपर, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप देखना चाहें आप देखते रहिए। चैनल को शेयर करते रहिए। पहली बार आए थे तो वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए जाइएगा। धन्यवाद।